नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक लीगली में। और मैं हूं आपका मित्र हिमांशु बोर। दोस्तों, आज का हमारा एविडेंस का लेक्चर दूसरा लेक्चर है और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। पिछली क्लास मैंने डाइन डिक्लेरेशन पे डाली थी। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है, वो लेक्चर जा करके देखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ठीक है, चलिए आज समझने वाले हैं हम कि ये डायरेक्ट एविडेंस और जो हमारा परिस्थिति जन्य साख सरकमस्टांशियल एविडेंस इसे कहते हैं। दोस्तों, ये दो जो क्वेश्चन है वो हमारे लिए आज की डेट में इम्पॉर्टेंट है, तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों कैसे एक महत्व रखते हैं अपने अपनी जगह पे एविडेंस एक्ट में। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। डायरेक्ट एविडेंस की बात मैं करता हूँ। तो दोस्तों, डायरेक्ट एविडेंस में क्या हम समझेंगे पहले कि डायरेक्ट एविडेंस होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ, भैया पढ़िए, डायरेक्ट एविडेंस वह साक्ष्य है जो सीधे तथ्य फैक्ट इन इशू को सिद्ध करता है। अब यहाँ पे फैक्ट इन इशू का मतलब क्या होता है? फैक्ट इन इशू का मतलब होता है भैया आपका विवादक तथ्य। अब ये विवादक तथ्य क्या है सर? तो विवादक तथ्य का मतलब होता है जिस तथ्य को लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ दो पक्षकारों के बीच में। जैसे कि ए ने बी का मर्डर किया है। ठीक है, ए ने बी का मर्डर किया है। अब ए बोलता है कि मैंने बी को नहीं मारा, और और ये बी के तरफ से जो उनके जो वकील साहब हैं वो ये बोलते हैं कि ए ने ही उसका मर्डर किया है। यहां पे जो हुआ विवादक तथ्य क्या है कि ए ने मर्डर किया है या नहीं किया है। विवादक तथ्य क्या हुआ? ए ने बी का मर्डर किया है या नहीं किया है, तो ये विवादक तथ्य है। इस पे भी मैं एक क्लास लूंगा। अभी इसका इतना ही समझिए कि विवादक तथ्य का मतलब क्या होता है। तो फैक्ट एंड इशू, विवादक तथ्य आप समझा कि जिसको लेकर के, जिस तथ्य को लेकर के विवाद है दो पक्षकारों के बीच में। ठीक है, तो डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है कि डायरेक्ट एविडेंस जो सीधे किसी तथ्य यानी विवादक तथ्य को सिद्ध करता है। मतलब ए और बी के बीच में विवादक तथ्य क्या है कि ए ने बी का मर्डर किया है या नहीं किया, ये क्वेश्चन है। तो यहां पे डायरेक्ट एविडेंस की बात कब आएगी? जब यहां पे सी व्यक्ति देखेगा। मान लो सी व्यक्ति ने देख लिया कि ए ने बी को मारा है, तो यहां पे क्या हो गया? ये सिद्ध हो गया डायरेक्ट तरीके से, क्योंकि मर्डर होते हुए सामने वाले ने देखा। किसने देखा? सी ने देखा है। तो यहां पे वो किसको सिद्ध कर रहा है? डायरेक्ट किसको? विवादक तथ्य को सिद्ध कर रहा है। तो ये होता है आपका क्या? डायरेक्ट एविडेंस, जो बिना किसी अनुमान के हो। मतलब यहां पे कोई अनुमान नहीं है कि हाँ ए ने बी को मारा होगा ना, यहां पे होगा वाली बात है ही नहीं। यहां पे डायरेक्ट बात है कि हाँ ए ने बी को मारा है, और वो किसने देखा है? सी ने देखा है भैया। तो ये डायरेक्ट एविडेंस है। एक बार और समझाऊं, एक बार और समझिए। देखिए, बहुत आराम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, आपको समझ में आना चाहिए। और मेरा उद्देश्य है कि आपको ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे वर्ड हैं, ये आपको समझ में आने चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, है ना। चलिए देखिए, अब समझने का प्रयास करिएगा। ठीक, एक बार और समझा रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ए व्यक्ति है, एक ए व्यक्ति है। ए ने बी को मारा है कि नहीं, ये क्वेश्चन है। क्या ए ने बी को मारा है? ये क्वेश्चन है। ठीक, अब यही विवादक तथ्य है, फैक्ट एंड इशू है। इसी चीज को सिद्ध करना है कि ए ने बी को मारा है, इस चीज को सिद्ध करना है। तो ये क्या है? आपका विवादक तथ्य, फैक्ट एंड इशू। नाउ अब डायरेक्ट एविडेंस यहां पे कॉन्सेप्ट में कैसे आएगा? डायरेक्ट एविडेंस यहां पे कॉन्सेप्ट में आएगा कि मान लो यहां पे सी व्यक्ति खड़ा हुआ है, और सी व्यक्ति ने देखा है ए भाई साहब को बी को मारते हुए। सी ने ये देखा कि भैया ए भाई साहब जो थे ना, वो तलवार से बी को मार रहे थे। किसको मार रहे थे? बी को मार रहे थे। कैसे? तलवार से। तो ये जो सी व्यक्ति है ना, यहां पे क्या है? प्रत्यक्ष साक्षी है, डायरेक्ट एविडेंस है, प्रत्यक्ष साक्षी है। क्यों? क्योंकि सी ने उसको मारते हुए देखा। तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट एविडेंस। अब बात समझ में आई होगी, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, आगे पढ़िए। परिभाषा में एक बार और देख लीजिए, एक बार और बताता हूं क्या लिखा है कि जब कोई साक्षी स्वयं, ये जो सी है ना, स्वयं अपनी आंखों से देख रहा है, अपराध होते हुए देखता है, सुनता है, अनुभव करता है। अब इन तीन शब्दों को समझने का प्रयास करिएगा। अब ये दिखने में तो आसान है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन में आपको बताता हूं कि क्या है। देखिए, अब देखता है, सुनता है और अनुभव करता है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हमारे लॉ में क्या होता है, और नेचुरल भी आप देखेंगे, तो देखता है का मतलब क्या है? मतलब देखता है का मतलब यह है
कि जो चीज देखी जानी चाहिए उसको देखी जानी चाहिए, मतलब जिसे देखा जाता है उसे देखा जाना चाहिए। मतलब कि ए व्यक्ति ने बी को मारते हुए सी ने देखा, कि देखने वाली चीज है। अब ये तो नहीं बोलेगा ना सी कि मैंने मर्डर होते हुए सुना, ना मर्डर होते हुए देखा। तो देखी जाने वाली चीज देखी जानी चाहिए, सुनी जाने वाली चीज सुनी जानी चाहिए, और अनुभव की जाने वाली चीज अनुभव की जानी चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है? मतलब ये कि यहां पे ए और बी को मारने की बात आ रही है। ए बी को मार रहा है तो सी उसको देखा, तो मर्डर करना वो कृत्य है, तो उसको देखा जाना चाहिए। तो उसने देखा। अब वो ये नहीं बोलेगा कि मैंने मर्डर करते हुए सुना, नहीं, ये नहीं चलेगा। तो जो चीज देखी जानी चाहिए उसे देखा जाना चाहिए। ठीक है, ये बात आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अब जैसे मान लो यहां पे, अब ये जो बात है, अब सुनी जाने वाली चीज में समझिए, ए बी को मार रहा था, अब बी चिल्लाता है कि ए मुझे मार रहा है, ए मुझे मार रहा है। तो सी अब यहां पे ये नहीं बोलेगा कि मैंने एक ए भाई साहब को बी को मारते हुए क्या करा, देखा। वो क्या बोलेगा, मैंने सुना। थोड़ा एक अलग एग्जांपल से समझिए। देखिए, इसी में एक एग्जांपल देता हूं आपको। देखना वाला तो आपको क्लियर है, ठीक। अब सुना वाला समझिए। यहां पे ए भाई साहब बी को मार रहे हैं, सी भाई साहब दूर खड़े हैं, ठीक। अब देख नहीं रहे हैं, ठीक है, सी भाई साहब देख नहीं रहे हैं। ए बी को मारता है और बी चिल्लाता है, अरे ए ने मुझे मार दिया, ए ने मुझे मार दिया। अब उसने चिल्लाया तो सी को क्या होना चाहिए, सुनाई देना चाहिए, ठीक है। तो अब वो क्या बोलेगा न्यायालय में कि मैंने बी को चिल्लाते हुए सुना कि ए उसे मार रहा है, ये कोर्ट में बोलेगा। अब वो ये तो नहीं बोलेगा कि मैंने उसे मारते हुए देखा। अब देखा तो मतलब वो वहां पे प्रेजेंट था, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो सुना, वो क्योंकि चिल्ला रहा था। तो सुनी वाली जानी चीज सुनी जानी चाहिए, इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। और अनुभव, जिसको आप महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसको अनुभव ही की जा सकती है। आप उसको सुन नहीं सकते और देख नहीं सकते, ठीक। इतनी बात आप याद रखिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि जब कोई स्वयं अपराध होते हुए या तो देखता है, या तो सुनता है, या तो अनुभव करता है, उसी के आधार पर गवाही देता है, उसे ही हम डायरेक्ट एविडेंस कहते हैं। यही क्या होता है, प्रत्यक्ष साक्ष्य होता है। मैंने किसी को मारते हुए देखा, तो मैं देख रहा था, तो मैं वहां पे क्या हुआ, प्रत्यक्ष साक्षी हुआ। मैंने जैसे मानहानि के लिए सुन लीजिए, मानहानि, ए बी को गाली दे रहा था, अब मैं वहां पे खड़ा हुआ था, तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि मैंने उसको गाली देते हुए देखा ना, मैंने उसको गाली देते हुए सुना। तो गाली देना, सुनना, बोला उसने तो वो मानहानि हुई, तो वो बोली जाने वाली चीज क्या होना चाहिए, आपको सुना होना चाहिए। तो मैंने उसको गाली देते हुए सुना हो, ठीक है, ना कि देखा। ओके, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए, तो परिभाषा क्या है, कोई व्यक्ति देखता है, सुनता है, अनुभव करता है, ठीक है। अब यहाँ पे उदाहरण देखिए। उदाहरण में भी वही बात जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि ए अपनी आंखों से बी को सी की हत्या करते हुए देखता है, ठीक है भाई, ये डायरेक्ट एविडेंस है। हत्या के समय मौजूद व्यक्ति की गवाही, ठीक है भैया। सीसीटीवी फुटेज जिसमें अपराध स्पष्ट के रूप में दिख रहा हो, सीसीटीवी एक डायरेक्ट एविडेंस है। हत्या के समय मौजूदा व्यक्ति की गवाही, मतलब वही कि जो हत्या के टाइम पे जो जैसे ए व्यक्ति वहां पे मौजूद था, तो उसने कोर्ट में गवाही दी, तो वही क्या हुआ, डायरेक्ट एविडेंस हुआ। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे कानूनी आधार क्या है कि कहां पे इसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ। तो आप ये जो वर्तमान की जो विधि भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, उसका सेक्शन 57 में देखेंगे, तो वो प्राथमिक साक्ष्य की बात करता है। तो वो सब एविडेंस कैसे हैं, वो सभी डायरेक्ट एविडेंस है। इतनी बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप डायरेक्ट एविडेंस आपको समझ में आया होगा। चलें आगे बढ़े। डायरेक्ट एविडेंस में क्या है कि भैया विवादक तथ्य से संबंधित कोई व्यक्ति स्वयं किसी चीज को देखता है, सुनता है, अनुभव करता है, तो वो इस कंडीशन में क्या कहलाता है, डायरेक्ट एविडेंस कहलाता है। नाउ अब आ गया ये, अब इसका महत्व क्या है, तो इसकी इंपॉर्टेंस समझिए। ये सबसे मजबूत साक्ष्य होता है, ठीक है। सबसे क्या होता है, मजबूत साक्ष्य होता है। अब डायरेक्ट एविडेंस, देखिए एविडेंस के भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए, एक तो डायरेक्ट एविडेंस होगा, अगर आपके पास डायरेक्ट नहीं है तो आप हियर से ले लीजिए, हियर से नहीं है तो आप सर्कमस्टांसेस ले लीजिए, सर्कमस्टांशियल एविडेंस ले लीजिए, और ये भी नहीं है परिस्थिति जन्य साक्ष्य भी नहीं तो राय ले लीजिए किसकी, विशेषज्ञों की।
तो डायरेक्ट नहीं है तो हियर से नहीं है तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस, और वो भी नहीं है तो आप क्या ले सकते हैं, राय ले सकते हैं किसकी, विशेषज्ञों की। ठीक है, तो ये बात समझिए। तो यहाँ पे जो बेस्ट जो है ना वो क्या है, वो हमारा डायरेक्ट एविडेंस है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा, है ना। तो क्या है भैया, एक सेकंड, चलिए। तो सबसे मजबूत साक्ष्य कौन सा माना जाता है भैया, आपका डायरेक्ट एविडेंस सबसे मजबूत साक्ष्य माना जाता है। नेक्स्ट पढ़िए क्या लिखा है, दूसरा वाला पॉइंट पढ़िए। यदि यदि विश्वसनीय हो तो अकेले इस आधार पर दोष सिद्ध संभव हो सकता है। अगर उस पर विश्वास किया जा सकता है कि हाँ भाई ये व्यक्ति जो है वो वहीं पे मौजूद था, ये सही बोल रहा है, तो उस पर क्या हो सकता है, दोष सिद्धि संभव है। ठीक है, अब आइए इसका एक प्रमुख केस पढ़ लीजिए। स्टेट ऑफ यूपी बनाम M.K. एंथोनी 1985 का मामला है। विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य की गवाही पर दोष सिद्धि की जा सकती है, यहाँ पे न्यायालय ने बोला। ठीक है, कि वो व्यक्ति वहां पे मौजूद था और वो गवाही दे रहा न्यायालय में आकर के, तो दोष सिद्धि की जा सकती है। चलिए, आपको डायरेक्ट एविडेंस समझ में आया भैया? बिल्कुल आया होगा, आशा करता हूं। आगे बढ़ते हैं ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या है, परिस्थिति जन्य साक्ष्य क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, आप हियरसे में चले जाइए। हियरसे यानी अनुश्रुत साक्ष्य, वो नहीं है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस इसमें आ जाइए। ये भी नहीं है तो आप चल जाइए कहां पे, राय में। ठीक है, तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस ये है, ये इसमें भी न्यायालय क्या करता है, रिलायबल, ये भी ग्राह्य होते हैं। ठीक है, अब समझने का प्रयास करिए सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या होता है। सर्कमस्टांशियल एविडेंस वह साक्ष्य है जो सीधे अपराध नहीं दिखाता, अपराध को तो नहीं दिखाता, बल्कि परिस्थितियों की एक श्रृंखला, चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस से अपराध की ओर संकेत करता है। क्या कर रहा है भैया, वो संकेत कर रहा है। जैसे यहां पे ए व्यक्ति था, इस बी व्यक्ति को मार रहा था, कौन, ए। अब यहां पे क्या होता है कि अब इसको यहां पे किसी ने मारते हुए नहीं देखा है डायरेक्ट, है ना। अगर कोई मारते हुए देख लेगा तो वो प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य हो जाएगा। ठीक है, अभी किसी ने मारते हुए नहीं देखा, तो कुछ लोग गवाही देने आते हैं कि भैया लास्ट टाइम ना ये इसी के साथ मिला था, ये जो बी व्यक्ति है ना, ये बी लास्ट टाइम ये ए के साथ मिला था। अब जब यहां पे क्या बोलते हैं, इसकी डेड बॉडी मिलती है, तो इसकी डेड बॉडी में ए का भी खून मिलता है। यहां से जो कपड़े बरामद होते हैं ना, वहां से ए का खून भी मिलता है उसके कपड़े से। फिर क्या होता है कि जो हथियार था, मान लीजिए उसने चाकू से मारा, तो उस चाकू में उसके हाथों के निशान भी मिलते हैं, किसके, ए के। तो ये सारी चीजें क्या है, ये परिस्थितियां हैं। अब ये डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, ये सब क्या है, सर्कमस्टांसेस है। एक बार और समझिए, क्या बताने का प्रयास किया मैंने, एक बार और समझिए। देखिए मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ए व्यक्ति जो है बी का मर्डर किया, ये क्वेश्चन है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया। अब यहां पे कोई डायरेक्ट एविडेंस हमारे पास नहीं है। ठीक, अब क्या होता है कि मान लो कुछ लोगों ने इन दोनों को साथ में देखा लास्ट टाइम, जब बी की मृत्यु हुई उस समय ए जो था उसके साथ में देखा गया था लास्ट टाइम। अब यहां पे इसमें देखिए, हत्या के बाद आरोपी के कपड़े में खून के धब्बे भी थे, तो ये जो इसके जो कपड़े जो बरामद हुए ना ए के, उसके में बी के जो खून के धब्बे भी पाए गए। ये दूसरी बात, और इसने चाकू से इसकी हत्या की थी, तो उस चाकू में भी इसके फिंगरप्रिंट्स हैं। तो यहां पे तीन बात आ गई कि पहली चीज तो वो पहले उसके साथ दिखा था, दूसरी चीज कि उसके कपड़ों में उसके खून के निशान है बी के, और तीसरी चीज ये कि उसने मारा है तो वो चाकू में क्या हुआ है, उसके फिंगरप्रिंट्स आए हैं। तो ये तीन कंडीशन यहां पे जो आई है, ये सब सारी क्या है, सर्कमस्टांसेस है, परिस्थितियां हैं। तो यही क्या कहलाते हैं, एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस कहलाते हैं, और न्यायालय इसे ग्राह्य करता है। इतनी बात समझ में आई? आई होप समझ में आया होगा, है ना। तो ये होता भैया आपका सर्कमस्टांसेस एविडेंस की घटना के साथ में वो परिस्थितियां बता दे और घटना के घटित होने की और अपराध की ओर वो संकेत कर दे कि हाँ भैया यही हो सकता है उसको मारने वाला। तो वो एक चेन बन के आ रही है, चेन बन करके आ रही है। चेन कैसे कि वो पहले व्यक्ति कहाँ उसके साथ दिखा था, ए दिखा था, फिर क्या हुआ भैया, फिर हुआ कि वो जो उसके कपड़े जो बरामद हुए ना उसमें बी का खून भी था, अच्छी बात है। फिर उसके बाद में फिर जब वो वेपन वहां से बरामद हुआ, जो मर्डर वेपन था, उसमें भी उसके फिंगरप्रिंट्स हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ए ने इसका मर्डर
किया है। तो ये क्या हुआ आपका परिस्थिति जन्य साक्ष्य, सर्कमस्टांशियल एविडेंस। ठीक है, अब एक बार और परिभाषा पढ़िए। अब आई होप एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आपको हो गया होगा। जब अपराध को प्रत्यक्ष रूप से ना देख करके उससे जुड़ी परिस्थितियों से निष्कर्ष निकाला जाए तो उसे सर्कमस्टांशियल एविडेंस कहते हैं। आई बात समझ में कि परिस्थितियों से यह अनुमान लगाया जाए कि हां फलाने व्यक्ति ने इसका मर्डर किया होगा। ठीक है, यहां पे क्योंकि हमारे पास कोई डायरेक्ट एविडेंस ही नहीं है। ठीक, उदाहरण वही बताया मैंने कि हत्या से पहले आरोपी मृतक के साथ देखा गया, एक परिस्थिति ये हो गई। हत्या के बाद आरोपी के कपड़ों पर धब्बे खून के, दूसरी परिस्थिति ये हो गई ना। तीसरी परिस्थिति, हत्या का हथियार आरोपी के पास से मिला, ओके, और उसमें भी उसके फिंगरप्रिंट्स मिल गए, तो फिर क्या ही बात है, एक ये चेन बन गई। तो यहां पे साबित हो गया परिस्थिति जन्य साक्ष्य कि हां इस व्यक्ति ने इसका मर्डर किया होगा। ठीक, आगे आइए। अब ये सिद्धांत क्या है, देखिए सिद्धांत में अब परिस्थितियों की श्रृंखला। अब परिस्थितियों की श्रृंखला क्या होनी चाहिए कि परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण होनी चाहिए। पूर्ण होनी चाहिए क्या मतलब, वहां पे मैंने 3 परिस्थितियां बताया था आपको, तो यहां पे एक भी परिस्थिति ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मान लो, कैसे ब्रेक कैसे होगी, जैसे एक परिस्थिति बताया था कि मैंने वो दोनों एक साथ देखे गए थे, ये तो ठीक है, लेकिन जहां उसके कपड़े में क्या हुआ, जहां उसके कपड़े बरामद हुए हैं, ए व्यक्ति के कपड़े बरामद हुए हैं, इस ए के कपड़े बरामद हुए हैं पर बी के धब्बे, खून का धब्बा नहीं है। लेकिन यहां पे क्या है कि ये जो मर्डर वेपन है, मर्डर वेपन जो वहां से जो वो हुआ है, जब्त हुआ है, उसमें भी उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं है। तो क्या यहाँ पे एक श्रृंखला बन पा रही है क्या, नहीं बन पा रही है। तो क्या इस पर रिलायबल किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ देखे जाने से मतलब थोड़ी है, बाकी और कंडीशन भी तो अप्लाई होनी चाहिए ना। ठीक है, तो ये चेन कैसी होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए, तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, मैं एज एन एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, आपस में जुड़ी होनी चाहिए, पूर्ण, परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण होनी चाहिए, आपस में जुड़ी होनी चाहिए, केवल आरोपी की दोष सिद्धि की ओर संकेत करे। मतलब यहां पे ये होना चाहिए कि जैसे मान लो क्वेश्चन ये है कि ए ने बी का मर्डर किया है, तो ये नहीं होना चाहिए कि सी के ऊपर डाउट जाए, डी के ऊपर डाउट जाए कि अरे बी भी कर सकता है, डी भी कर सकता है इसका मर्डर। तो ये डाउट नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा स्पष्ट परिस्थितियां ये बता दें कि ए ने ही क्या किया है, इसका मर्डर किया है। तो ये क्या होता है, आपका सर्कमस्टांशियल एविडेंस होता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। परिस्थिति कैसी होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए, आपस में जुड़ी होनी चाहिए, केवल आरोपी की दोष सिद्धि की ओर संकेत करे। ठीक है, अब यहां पे प्रमुख केस समझिए, एक सेकंड। अब यहां पे दोस्तों चलिए, अब यहां पे आप प्रमुख केस देखिए। शरद बिरदीचंद सारडा बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। लास्ट क्लास में भी मैंने इस केस के बारे में आपसे चर्चा की थी, याद कीजिए। डाइन डिक्लेरेशन का केस मैंने लास्ट में बताया था कि यहाँ पे समय का महत्व नहीं होता। तो यहाँ पे भी उन्होंने एक इसी मामले में एक क्या दिए थे, पंचशील प्रिंसिपल दिए हैं, पंचशील सिद्धांत देख लीजिए कौन कौन से। पहला पढ़िए, सभी परिस्थितियां पूर्ण सिद्ध हों। वही 3 कंडीशन मैंने बताया, वो पूरी तरीके से सिद्ध होनी चाहिए। केवल दोष की ओर संकेत करें, केवल दोष की ओर संकेत करें, यहाँ पे दोषी होना चाहिए आई थिंक, है ना। केवल दोषी की ओर मतलब जो आरोपी है उसी की तरफ क्या होना चाहिए, संकेत होना चाहिए। आरोपी कौन था हमारे एग्जांपल में, ए आरोपी था। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि डी, लगता है कि सी भी मार सकता है, डी भी मार सकता है, तो ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है मित्र, चलिए तीसरा पढ़िए, किसी अन्य संभावना को नकारे। कोई और दूसरी संभावना नहीं होनी चाहिए। वही बात कि सी भी मार सकता है, डी भी मार सकता है, या ई भी मार सकता है, ऐसी संभावना नहीं होनी चाहिए। ठीक, परिस्थितियां निर्णायक हो, ओके, परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला हो। वही बात मैंने बताया कि उनकी श्रृंखला होनी चाहिए, 1 2 3 एक लाइन से श्रृंखला होनी चाहिए कि हाँ भाई इसने मारा होगा, ये बात आनी चाहिए। तो ठीक है, ये शरद बिरदीचंद सारदा का मामला, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984 याद रखेंगे आप। यहाँ पे 5 प्रिंसिपल हैं, कौन कौन से, की सभी परिस्थितियां पूर्ण सिद्ध हो, केवल दोषी की ओर संकेत करे, जो आरोपी है उसकी तरफ, किसी अन्य संभावना को नकार दे, परिस्थितियां निर्णायक होनी चाहिए, और परिस्थितियों की ओर पूरी क्या होनी चाहिए, श्रृंखला होनी चाहिए। ठीक है, आगे आइए। अब थोड़ा सा इसमें क्या देख लीजिए आप,
दोनों में डिफरेंस देखिए कि क्या है डिफरेंस, ठीक है। डायरेक्ट एविडेंस और सर्कमस्टांशियल एविडेंस में अंतर देखिए। पहला, अब इसका अर्थ क्या है, तो तथ्य को सीधे सिद्ध करता है कौन, डायरेक्ट एविडेंस, और सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या करता है, परिस्थितियों से निष्कर्ष निकालता है। परिस्थितियों से क्या निकालता है, निष्कर्ष निकालता है, ठीक है भाई। और अनुमान क्या लगाता है, अनुमान की आवश्यकता ही नहीं है यहाँ पे डायरेक्ट एविडेंस में। अब अनुमान की आवश्यकता ही नहीं है, कोई व्यक्ति बोल रहा है कि ए ने बी को मारा, मैंने देखा है, यहाँ अनुमान की आवश्यकता है क्या, नहीं है। लेकिन यहाँ अनुमान आवश्यक होता है, परिस्थितियां हैं तो अनुमान तो लगाएंगे ना कि अच्छा ये चीजें मिली हैं तो इसका मतलब ये है कि ए ने बी को मारा होगा। उदाहरण देख लीजिए, आंखों देखा गवाह, लास्ट सीन, रिकवरी और मोटिव। लास्ट सीन मतलब वही लास्ट टाइम इसी के साथ देखा, रिकवरी जब्ती, मर्डर वेपन मिला, मोटिव, ठीक है, उद्देश्य। अब कानूनी शक्ति, कानूनी शक्ति है ना, कानूनी शक्ति देखिए, अधिक मजबूत। डायरेक्ट एविडेंस क्या है, अधिक मजबूत, सावधानी से परखा जाता है, मतलब इसमें बहुत सावधानी से सर्कमस्टांशियल एविडेंस को परखा जाता है, तब निर्णय पे पहुंचा जाता है न्यायालय द्वारा, ठीक है। दोष सिद्धि अकेले संभव, केवल श्रृंखला पर संभव है। मतलब यहां पे बी व्यक्ति ने बोल दिया कि हाँ भैया मैंने ए व्यक्ति को बी को मारते हुए देखा है, दोष सिद्धि हो जाएगी। लेकिन यहां पे क्या होगा, केवल पूर्ण श्रृंखला पर, मतलब पूरी श्रृंखला पूर्ण होनी चाहिए, तभी किसी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं आप, दोष सिद्धि कर सकते हैं। अब यहाँ पे जोखिम क्या हो सकता है भैया, कि जोखिम ये कि झूठी गवाही का खतरा है ना। अब मान लो किसी व्यक्ति को कोई पैसे दे दे कि भाई आप जो है ए का नाम ले देना कि हाँ मैंने देखा है बी को मारते हुए, तो यहाँ पे है कि नहीं जोखिम। तो यहाँ पे जोखिम क्या है, झूठी गवाही का खतरा भी होता है। कड़ी अपूर्ण हो तो लाभ आरोपी को, अगर कड़ी टूट गई, जोखिम क्या होता है यहाँ पे परिस्थिति जन साक्ष्य में वही बताया मैंने कि कड़ियां टूटना नहीं चाहिए, उनकी जो श्रृंखला है वो चलती रहनी चाहिए। अगर कड़ी टूट गई तब फिर क्या हो जाएगा, आरोपी को क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज हमने भैया समझा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दो टॉपिक कि डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।